असलकुम। वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लाइव सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, उसमें हम एसएसटी टेस्ट में से केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे वीडियोस हैं उसमें से लाइव सेशन जो है उसमें से एसएसटी टेस्ट के पास्ट पेपर में केमिस्ट्री से या बायो से जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं वो हम डिस्कस करते हैं विद करेक्ट ऑप्शन इन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आज की इस लाइव सीरीज़ में भी हम बायो के 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और अगर इसमें से कोई भी ऐसा एमसीक्यू जिसमें कि समझ आपको ना आ रही हो या जिसमें आप कंफ्यूज हो, वो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। साथ साथ में एंड में आप ये भी बताते जाएं कि जो एमसीक्यूज आपको आ रहे हों तो आपने कितने करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने करेक्ट किए हैं, कितने एमसीक्यूज करेक्ट किए हैं। और क्या आज के एमसीक्यूज जो है वो डिफ़िकल्ट थे या इजी थे, या हमने आगे जो है डिफ़िकल्ट वन ज़्यादा पर फोकस करना है या नहीं, इससे थोड़ा इजी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय प्लाज्मोडियम? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया एंड ऑप्शन डी कॉलरा। कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि जिस विच इज़ कास्ड बाय प्लाज्मोडियम, जिसका काजेटिव फैक्टर जो है वो प्लाज्मोडियम है। ये डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ये सारे डिजीज़ जो हैं इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बट इसका काजेटिव एजेंट कौन सा है? काजेटिव एजेंट जो है वो हम साथ साथ में बताते जाएंगे कि कौन सा डिजीज़ जो है वो उसका काजेटिव एजेंट क्या है। ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी, this is caused by bacterium Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, इसका काजेटिव एजेंट जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड दिस कैन अफेक्ट लंग्स। ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है। इसके अलावा ऑप्शन बी है टाइफाइड। टाइफाइड जो है इसका जो काजेटिव एजेंट है वो है बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी, जो कि मोस्ट कॉमन है। सैल्मोनेला टाइफी कास्ट टाइफाइड, और टाइफाइड जो है ये एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वाटर एंड फूड बॉर्न, बट मेनली वाटर बॉर्न डिजीज़। ये बैक्टीरिया जो है ये ज़्यादातर वाटर में एग्जिस्ट करता है, और गंदा पानी पीने से या कंटेमिनेटेड वाटर पीने से, ड्रिंकिंग से आपको जो है टाइफाइड जो है वो ईज़िली हो सकता है, क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर में सैल्मोनेला टाइफी होती हैं, और ये एक ऐसी बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमंस में टाइफाइड काज करती हैं। टाइफाइड इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़, और जहाँ पर भी कंटेमिनेटेड वाटर होते हैं, जहाँ पर पीने का साफ़ पानी नहीं होता, वहाँ पर टाइफाइड के पेशेंट जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं। टाइफाइड जो है इसका काजेटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन सी है मलेरिया। मलेरिया इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़। दिस इज़ काज्ड बाय प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम स्पीशी। इसको जो है प्लाज्मोडियम इसका काजेटिव एजेंट है, एंड दिस प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनीफिलस मॉस्किटो, जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मलेरिया जो है इस पर एक पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, और इसका जो ट्रांसमिटिंग फैक्टर है वो है प्लाज्मोडियम, एंड दिस इज कास्ड बाय प्लाज्मोडियम, बट जिस मॉस्किटो की वजह से ये ट्रांसमिट होता है वो है फीमेल एनीफिलस मॉस्किटो। Female Anopheles mosquito is responsible for transmission of Plasmodium, and Plasmodium can cause malaria. ऑप्शन डी है कॉलरा। कॉलरा जो है दिस इज कास्ड बाय बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरा। इट इज कास्ड बाय विब्रियो विब्रियो कॉलरा, और इसको कौन काज करता है? इसका काजेटिव एजेंट है वो है विब्रियो कॉलरा, एंड ये जो है कॉलरा की टॉक्सिन की वजह से ये एक्यूट डायरिया, वाटर डायरिया जो है ये भी कास्ट करता है। ऑप्शन डी जो है इसका काजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलरा। अब क्वेश्चन में है कि कौन सा डिजीज़ जो है इसको कास्ट करता है? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का काजेटिव एजेंट है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि लंग्स में ये डिजीज़ काज होते हैं, जिसे हम कहते हैं टीबी। ऑप्शन बी है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, जिसका काजेटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी, इस वजह से ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी है मलेरिया। मलेरिया का काजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द काजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी है
कॉलरा, सो कॉलरा इज काज्ड बाय विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा जो है ये इसका काजेटिव एजेंट है, एंड इसी वजह से ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लिगामेंट्स, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी टेंडन्स एंड ऑप्शन डी फेशिया। सो वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है मसल्स को बोन्स के साथ, यानी मसल्स और बोन की अटैचमेंट जो है वो किस वजह से होती हैं, या मसल्स और बोन की अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, वन बाय वन हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, एंड में हम करेक्ट ऑप्शन जो है वो फाइंड कर लेंगे। ऑप्शन ए है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स इज बोन टू बोन कनेक्शन। जो बोन टू बोन कनेक्शन है उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स कैन कनेक्ट बोन टू बोन अक्रॉस जॉइंट्स, यानी जो जॉइंट्स होते हैं या जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पर बोन टू बोन जो कनेक्शन है उनको कौन कनेक्ट करता है। लिगामेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट बोन टू बोन अक्रॉस द जॉइंट्स, एंड दे कैन स्टेबलाइज द जॉइंट्स in order to move different bones, and the ligaments is not responsible to connect muscles to bones. ऑप्शन बी है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये एक स्मूथ सेमी रिजिड टिश्यू है जो कि जॉइंट्स में होता है एंड फॉर्म स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक पिना एंड ट्रेकिया। कार्टिलेज जो है जैसे कि हमारे पास बोन्स हैं, वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। इसी वजह से कार्टिलेज जो है ये किसी कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता। ये जस्ट जो है ये एक सेमी रिजिड टिश्यूज़ हैं। ये स्मूथ है और सेमी रिजिड टिश्यू है, नॉट रिजिड जस्ट लाइक बोन्स। बोन से जो है ये लेस रिजिड है। और जैसे कि हमारे ईयर के पिना हैं या नोज़ है या ये वाले ट्रेकिया है, ये वाले कार्टिलेज जो बोनी टाइप होते हैं बट नॉट दैट मच हार्ड एज दैट ऑफ बोन, यानी बोन की तरह वो इतना हार्ड नहीं होते। कार्टिलेज जो है ये एक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है एंड दिस इज नॉट यूज फॉर एनी टाइप ऑफ कनेक्शन। ऑप्शन सी है टेंडन्स। टेंडन्स जो है ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि यूज होते हैं फॉर द कनेक्शन ऑफ बोन्स टू मसल्स। बोन्स और मसल्स की कनेक्शन के लिए यूज होता है टेंडन्स, एंड दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज यूज फॉर अटैचिंग मसल्स टू बोन्स। और ये जो है ये फोर्स को भी ट्रांसमिट करते हैं व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती हैं ये फोर्स को जो है वो भी यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से जो फोर्स की वजह से जो मसल्स में कंट्रैक्शन होती हैं तो उसको भी ये ट्रांसमिट करते हैं। टेंडन्स इज रिस्पॉन्सिबल for the connection of bones to muscles or muscles to bones. ऑप्शन डी है fascia। fascia जो है this is a sheet of connective tissue that surround the muscles. It can surround muscles and organs. ये आउटर कवरिंग है मसल्स का या ऑर्गन्स का, एंड जब आउटर कवरिंग है इट मीन्स दैट ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, and this is also used for separation but not used for the direct muscles to bone connection. ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है क्योंकि लिगामेंट्स यूज होता है बोन टू बोन कनेक्शन के लिए। बी जो है ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है, ये किसी कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है क्योंकि टेंडन जो है ये मसल्स टू बोन कनेक्शन के लिए यूज़ होता है एंड दिस इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है कौन सा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ऑप्शन डी जो है ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये आउटर कवरिंग है मसल्स का या डिफरेंट ऑर्गन्स का जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये जो है यूज़ नहीं होता किसी भी टाइप के कनेक्शन के लिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड टू राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन ए mRNA, ऑप्शन बी tRNA, ऑप्शन सी rRNA, ऑप्शन डी siRNA। सो
कौन सा ऐसा आरएनए के डिफरेंट टाइप्स हैं। मेन जो टाइप्स हैं वो है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। इसके अलावा और भी स्मॉल सब टाइप्स हैं। सो वो कौन सा टाइप ऑफ आरएनए है जो कि अमाइनो एसिड को कैरी करता है टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल, राइबोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यानी राइबोसोम्स को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती हैं। और राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहाँ पर होती हैं या किस ऑर्गेनेली के किस पार्ट को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं। सो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे पता चलेगा कि आप जो है आपको प्रीवियस एमसीक्यूज याद हैं या नहीं याद। सो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती हैं, राइबोसोम की प्रोडक्शन कहाँ पर होती हैं या किस ऑर्गेनेली के किस पार्ट को हम राइबोसोम्स फैक्ट्री कहते हैं। सो कमेंट सेक्शन में ये आप मुझे बता दें। अच्छा, अब यहाँ पर है कि कौन सा आरएनए का कौन सा टाइप है जो कि अमाइनो एसिड कैरी करता है टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यानी प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ से होती है, कैसे होती हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस में एक स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा स्टेप है ट्रांसलेशन। सो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी डिफरेंट अमाइनो एसिड के दरमियान पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से एक लार्ज पॉलीमर बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। सो ये तीनों आरएनएज जो हैं, आरएनए की तीनों टाइप्स जो हैं, ये बहुत बिग रोल प्ले करते हैं इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अब कैसे ये रोल प्ले करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होते हैं, हम वन बाय वन हर एक के फंक्शन जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। mRNA मीन्स दैट मैसेंजर आरएनए। mRNA को हम mRNA इस वजह से कहते हैं बिकॉज ऑफ मैसेंजर आरएनए। एंड व्हाई वी कॉल्ड दिस मैसेंजर आरएनए, बिकॉज दिस कैन कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। यानी कोडॉन के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सो कैसे कैरी करता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन कोडॉन के फॉर्म में राइबोसोम्स को कैरी करता है। कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, आरएनए कैरीज द कोडॉन सीक्वेंस। यानी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन सीक्वेंसेस। यानी डीएनए से राइबोसोम को इंफॉर्मेशन कोडॉन सीक्वेंसेस में कैरी करता है। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कैरी एनी टाइप ऑफ राइबोसोम्स। सो मैसेंजर आरएनए मीन्स दैट it can carry message, it can carry information from DNA to ribosome in the form of codon sequencing. Okay. ऑप्शन बी है टी आर एन ए। टी आर एन ए मीन्स दैट ट्रांसफर आर एन ए। ट्रांसफर आर एन ए, अब ये वर्ड इंडिकेट करता है कि ट्रांसफर आर एन ए का फंक्शन क्या है। ट्रांसफर आर एन ए के साथ होते हैं एंटीकोडॉन्स एंड ये डिलीवर करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। यानी जो सेकंड स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन हो जाती हैं और ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट होता है वो मैसेज जो है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो इसमें एंटीकोडॉन्स होते हैं, इसके साथ एंटीकोडॉन्स होते हैं और ये जो है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कैरी करता है टू द राइबोसोम, राइबोसोम की तरफ लाता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। यानी ट्रांसलेशन के प्रोसेस के टाइम इसमें के साथ जो है इट हैज़ एंटीकोडॉन्स, इसके साथ एंटीकोडॉन होता है, वो कोडॉन के ऊपर जो है वो फिक्स होता है और ये जो है ये कोडॉन की सीक्वेंस को रीड करने के बाद एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उठाता है और राइबोसोम के पास ले जाकर उन्हें वहाँ पर फिट करता है, दूसरे राइबोसोम के साथ उसकी अटैचमेंट कर लेता है। सो ट्रांसफर आरएनए मींस दैट ट्रांसफर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। सो ऑप्शन बी जो है वो है टी आर एन ए, जिसका काम है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करना टू द राइबोसोम्स। ऑप्शन सी है आर आर एन ए। आर आर एन ए मीन्स राइबोसोमल आर एन ए। राइबोसोमल आर एन ए क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक कोर ऑफ राइबोसोम है जो खुद जो है स्ट्रक्चर्ड एंड कैटालिटिक कोर ऑफ राइबोसोम्स। जैसे कि पेप्टाइड ट्रांसफेरेज है। सो ये एक खुद लार्ज सब यूनिट जब स्मॉल सब यूनिट के साथ कनेक्ट होके
यहाँ पर इसकी दरमियान में mRNA होता है जहाँ पर जो है प्रोटीन की सिंथेसिस की फॉर्मेशन होती है। सो ये राइबोसोमल आरएनए खुद जो है हिस्सा लेता है और खुद जो है ये अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो ये एक कैटालिटिक कोर प्रोवाइड करता है जहाँ पर अमाइनो एसिड की बाइंडिंग होती है और एक लार्ज पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। सो ये एक स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक कोर है राइबोसोम का। ऑप्शन डी है siRNA। SI मीन्स दैट स्मॉल इंटरफेरिंग RNA विच कैन मीडिएट RNA इंटरफेरेंस, जो मीडिएट करता है यानी mRNA जिसको हम कहते हैं mRNA साइलेंसिंग। सो इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटरफेरेंस RNA एंड दिस कैन मीडिएट RNA इंटरफेरेंस जिसको हम कहते हैं mRNA साइलेंसिंग। सो ये जो है ट्रांसलेशन में कोई हेल्प नहीं करता। क्वेश्चन में है कि कौन सा RNA जो है, कौन सा RNA का कौन सा टाइप जो है वो अमीनो एसिड को कैरी करता है टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। सो जो प्रोसेस है जिसमें अमीनो एसिड जो है वो कैरी होते हैं टू द राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर RNA, क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए जो हैं ये प्रोटीन के साथ, और ये कौन से स्टेप प्रोटीन सिंथेसिस के कौन से स्टेप में ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के टाइम जो है ये प्रोसेस जो है ये प्रोसीड होता है और टीआरएनए ट्रांसफ़र करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच किंगडम इंक्लूड्स मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी प्लांटिया एंड ऑप्शन डी एनिमीडिया। कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें इंक्लूड है ऑल द मल्टीसेल्युलर, ऑल द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। जब रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, सो उसने 5 डिफरेंट किंगडम्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन की थी। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम में जस्ट होते थे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। फिर सेकंड जो क्लासिफिकेशन हुई उसमें आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें एक तो था वही का वही प्रोकैरियोट जिसमें आता था सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, आर्किया, साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोट में फिर फर्दर 4 किंगडम्स आए। अ, एक है फंजाई, एक है प्रोटिस्ट, तीसरा है प्लांटिया एंड चौथा है एनिमीडिया। सो ये सारे किंगडम्स की क्लासिफिकेशन जो है ये किसके बेस पर हुई थी, इसका बेस क्या था, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर करेक्टरिस्टिक, यानी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक होने की वजह से ये क्लासिफिकेशन हुई। वो हर एक ऑर्गेनिज्म जिसमें एक स्पेसिफिक किंगडम की प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करते थे तो उस एनिमल को उसी किंगडम में प्लेस कर लेते थे। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक की वजह से इनकी क्लासिफिकेशन हुई। हर एक किंगडम की एक अपनी एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है और उसी करेक्टरिस्टिक की वजह से हमें फाइंड आउट हो जाता है कि क्या ये किस किंगडम में इंक्लूडेड है, क्या वो एनिमल जो है या वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फंजाई है या प्रोटिस्टा है या प्लांटिया है या एनिमीलिया है या प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया है। सो अब क्वेश्चन में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक इन्होंने दिए हुए हैं कि ये करेक्टरिस्टिक किस किंगडम में इंक्लूडेड है। सो वो ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर हो, जिसमें मैनी सेल्स एग्जिस्ट करते हो, जो कि ऑटोट्रॉपिक हो यानी फूड की प्रोडक्शन कर सकते हो। ऑटोट्रॉपिक मीन्स दैट विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड जिस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल हो और वो सेल वॉल जो है उसकी सिंथेसिस हुई हो सेलुलोज से। सो ऑटोट्रॉपिक से ही आपको फाइंड आउट हो जाता है कि ये कौन सा किंगडम होगा, और सेल वॉल यानी सेलुलोज के पता होने से आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि ये कौन सा किंगडम जो है इसकी की बात हो रही है। सो हम वन बाय वन जो है हर एक के करेक्टरिस्टिक रीड करेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके एंड में हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब ऑप्शन ए है फंजाई। सो फंजाई जो है
ये ज़्यादातर होते हैं हेटरोट्रोप। हेटरोट्रोप मीन्स विच कैन डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ये जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। इसका जो सेल वॉल है वो है काइटन। काइटन इसका सेल वॉल है। नॉट सेलुलोज एंड दे डू नॉट फोटोसिंथेसाइज, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। नो फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसका सेल वॉल जो है ये काइटन से बना है और ये हेटरोट्रोप है। सो फंजाई की ये प्रॉपर्टीज हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा जो है ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। सम जो है ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं बट मोस्टली यूनिसेलुलर। एंड इसकी जो न्यूट्रिशन है यानी फूड कहाँ से लेता है, सो इट हैज़ डाइवर्स न्यूट्रिशन। एंड इसके अलावा जो है सेलुलोज वॉल जो है नॉट यूनिवर्सल, यानी इसमें से जो सेल वॉल है ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सेलुलोज हो। ऑप्शन सी जो है वो प्लांटिया है। सो प्लांटिया जो है ये मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन बात जो है वो ये है कि ये ऑटोट्रॉप है, एज यू ऑल नो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेलुलोज जो है ये इसका सेल वाल है। ऑप्शन डी है एनिमीलिया। सो एनिमीलिया जो है ये मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा ये जो है ये हेटरोट्रॉफ है। और हेटरोट्रॉफ के साथ साथ इसमें कोई सेल वाल नहीं होता, नो सेल वाल। इस वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं और रिजिड नहीं होते हैं। सो इसमें से कोई सेल वॉल नहीं होता। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को इस ऑप्शन के साथ कंपेयर कर ले जो जिसकी प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटी आ रही हो। सो इट मीन्स दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टी सेलुलर। अब प्लांट ये जो है फंजा, ऑप्शन सी जो है ये है प्लांटिया, ये भी मल्टी सेलुलर है। ऑप्शन डी जो है ये भी मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट जो है वो ऑटोट्रॉपिक। सो ऑप्शन सी जो है ये ऑटोट्रॉपिक है बट ऑप्शन डी इज़ हेटरोट्रॉपिक। इसके अलावा सेलवाल जो है ये सेलुलोज है। सो ऑप्शन सी में सेलुलोज है, जबकि ऑप्शन डी में कोई सेलुलोज नहीं है, यानी सेलवाल ही नहीं है। तो सेलवाल नहीं होगा तो फिर हम उसकी कॉम्पोजिशन कहाँ से पढ़ेंगे। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच हार्मोन रेगुलेट वाटर बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा हार्मोन जो है वो वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन एंड ऑप्शन डी है एल्डोस्टेरोन। हमारी ह्यूमन बॉडी में हर एक कंपोनेंट को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक हार्मोन है जो कि डिटेक्ट करता है कि क्या वाटर की कंसंट्रेशन जो है हमारी बॉडी में कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो वो तब भी डिटेक्ट करता है, सिग्नल देता है ब्रेन को, और फिर ब्रेन जो है उसके बाद फर्दर एक्शंस लेते हैं। अगर वाटर जो है वो एक्सेस हो फ्रॉम द नॉर्मल लेवल, सो उसके बाद भी वो डिटेक्शन देते हैं कि क्या जो है अब हमने वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सो ऑप्शन ए है इंसुलिन। इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए। ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। और इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है, बाय द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है और ये दो हार्मोन जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल अप एंड डाउन हो जाए तो फिर जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है ये ऐसे एक्शंस लेते हैं जिसके रिजल्ट में ब्लड का ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ऑप्शन बी है एडीएच, ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच जो है इसको सिक्रीट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी और इसका काम है वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। अब वाटर की कंसंट्रेशन ये कैसे मेंटेन करता है। ADH means that anti-diuretic hormone, and diuretic means urine formation।
और एंटी मीन्स अगेंस्ट यूरिन फॉर्मेशन। एडीएच जो है ये यूरिन फॉर्मेशन के अगेंस्ट काम करता है। अगर एडीएच का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो यूरिन की फॉर्मेशन कम होगी, और अगर एडीएच की कंसंट्रेशन कम हो तो यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। अब एडीएच किस टाइम सिक्रीट होता है और किस टाइम सिक्रीट नहीं होता? जब ब्लड में या बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाए, अगर वाटर जो है ये इसका लेवल कम हो, सो बॉडी डिटेक्ट कर लेते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन कम है, और एडीएच ब्रेन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एडीएच की सिक्रीशन स्टार्ट कर लेता है। एडीएच का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। एडीएच का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो अब ये क्या करेगा? ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यूरिन की फॉर्मेशन को कम करेगा। कैसे कम करेगा? ये करेगा इंक्रीज वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनी। जैसे कि हमें पता है यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? किडनी में इसकी फॉर्मेशन होती है। सो किडनी में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन जो है थ्रू डिफरेंट ट्यूब्यूल्स, थ्रू ग्लोमेरुलस यानी नेफ्रॉन जो है वो किडनी में होता है, जो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन करता है, यूरिन की फॉर्मेशन करता है। सो ये वाटर को और रीअब्सॉर्प्शन करेगा, यानी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करेगा। और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू या डिफरेंट ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करेगा। वाटर लेवल जो है ह्यूमन बॉडी में वो मेंटेन हो जाएगा। इसकी वजह से वाटर जो है जब वाटर का लेवल जो है ये बैलेंस हो जाए बॉडी में, इन बॉडी, और इसके रिजल्ट में यूरिन जो होगा वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कॉन्सनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड ये जो है प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को करेक्ट कर लेगा, यानी वाटर लेवल को मेंटेन कर लेगा बॉडी में। सो अब एडीएच की इंक्रीज होने की वजह से यूरिन की कंसंट्रेशन यानी यूरिन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और यूरिन जो है वो मोर कॉन्सनट्रेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्ट में पेल येलो यूरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमें डिटेक्ट हो जाता है कि हमारी बॉडी में वाटर का लेवल कम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की नीड है। ऑप्शन सी है थायरोक्सिन। सो थायरोक्सिन क्या करता है? थायरोक्सिन जो है इसे सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, और ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है एंड इट हैज़ नो डायरेक्ट रोल इन द रीनल वाटर रीअब्सॉर्प्शन। ऑप्शन डी है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? इसको एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ये सिक्रीट करता है एंड ये क्या करता है? सोडियम रीअब्सॉर्प्शन करता है या पोटेशियम की सिक्रीशन करता है, एंड दिस इनडायरेक्टली इंक्रीज वाटर रिटेंशन एंड ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर, बट ऑस्मोटिक वाटर बैलेंस इज प्राइमली कंट्रोल्ड बाय द एडीएच। सो एल्डोस्टेरोन जो है ये जस्ट सोडियम और पोटाशियम के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, यानी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है और पोटाशियम की सिक्रीशन करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे ब्लड प्रेशर हैं, यानी जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, सो उनकी अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाता है, सो उनकी किडनीज भी अफेक्ट होते हैं। सो उनकी किडनीज क्यों अफेक्ट होते हैं? Because of the aldosterone hormone, and this aldosterone is secreted by the adrenal cortex। और एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ पर होता है? एड्रीनल ग्लैंड में होता है, जो कि किडनी के ऊपर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये ऐसे कोमा शेप्ड ऐसे किडनी है, इसके ऊपर यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, इसके बाहर वाला हिस्सा एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला एड्रीनल मेडुला। सो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है ये एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करता है, और एल्डोस्टेरोन जो है ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है। और जैसे आपको पता है कि सोडियम जो है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में इस आयन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट जो है वो जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो उन्हें क्यों साल्ट कम लेना चाहिए? बिकॉज ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयन जो है वो फिर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर लेता है। अगर ज़्यादा सोडियम आयंस की एब्जॉर्प्शन हो, यानी ब्लड में अगर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर लेता है। सो ये हार्मोन जो है, इस हार्मोन की वजह से फिर किडनीज जो है वो अफेक्ट होते हैं इन द हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स। सो अगर इन ऑप्शंस को हम रिव्यू कर ले तो क्वेश्चन में है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वाटर बैलेंस, वाटर को बैलेंस करने के लिए को रेगुलेट करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। सो इंसुलिन नहीं करता क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। एडीएच भी नहीं करता क्योंकि ये वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। थायरोक्सिन भी नहीं करता
क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। और एल्डोस्टेरोन भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सोडियम या पोटेशियम लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 में। ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर in order ADH hormone regulate the water balance in the human body. Option B is the correct option in question number 5. Question number 6 है कि the plant hormone chiefly responsible for cell elongation and phototropism is option A auxin, option B cytokinin, option C gibberellin and option D abscisic acid. कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेल की इलोंगेशन के लिए और फोटोट्रोपिज्म के लिए? सो ये सारे फाइटो हार्मोन्स हैं, इनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट के हार्मोन को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। जितने भी प्लांट के हार्मोन है, जैसे कि ह्यूमंस में हार्मोन्स होते हैं जो कि हर एक हार्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसी तरह प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं जो कि अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं प्लांट्स में। सो पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? इट कैन प्रोमोट सेल इलोंगेशन, सेल की इलोंगेशन को प्रमोट करता है। एंड इट कैन आल्सो रीडिस्ट्रीब्यूट्स ऑन शेडेड साइड। यानी ऑक्सिन कहाँ पर होता है? ये वहाँ पर होता है जहाँ पर शेडेड साइड होता है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड दिस कैन आल्सो कंट्रोल द फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म को भी कंट्रोल करता है। सो सेल इलोंगेशन के लिए और फोटोट्रोपिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन। ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन क्या करता है? ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के लिए। ऑप्शन सी है जिब्रेलिन। सो जिब्रेलिन जो है ये प्रमोट करता है स्टेम की इलोंगेशन के लिए। स्टेम की इलोंगेशन के लिए, इसके अलावा सीड की जर्मिनेशन के लिए। और ये जो है फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो सीड की जर्मिनेशन और स्टेम की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिब्रेलिन। ऑप्शन डी है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ए बी कह सकते हैं। एब्सिसिक एसिड ये इसका शॉर्ट टर्म है। इट इंड्यूस टोमेटल क्लोजर एंड डोरमेंसी। यानी अगर बहुत ज़्यादा हार्श अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये टोमेटल क्लोजर एंड डोरमेंसी जो है इसको भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसको इसी वजह से हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। तो ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन हम एब्सिसिक एसिड को कहते हैं। ये चारों के चारों हार्मोन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा एक ना एक एमसीक्यू जो है वो ज़रूर आता है। सो ऑक्सिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सेल इलोंगेशन के लिए, फोटोट्रोपिज्म के लिए। ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन सी है जिब्रेलिन, जो कि स्टेम इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन डी है एब्सिसिक एसिड, जो कि स्टोमेटल क्लोजर या डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्सिन यूज़ होता है सेल इलोंगेशन और फोटोट्रोपिज्म के लिए। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जिब्रेलिन ये स्टेम इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर एब्सिसिक एसिड, टोमेटल क्लोजर या डोमेनेसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ऑक्सिन। ऑक्सिन इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच बैक्टीरियम फॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम्स। कौन सा जो बैक्टीरिया है वो यूज्ड होता है नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए इन द रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए? सो नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए इस ये फेनोमेना जो होता है जिसमें नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, ये एग्जाम्पल भी है सिम्बायोसिस का। ज़्यादातर ये भी आता है कि लेग्यूम्स में जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है उसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। ऑप्शन ए है राइजोबियम। सो राइजोबियम क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो कि एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है उनको फिक्स करता है टू एमोनिया इन लेग्यूम्स। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लेग्यूम्स के नोड्यूल्स में रूट नोड्यूल्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और अमोनिया जो है ये रूट्स के लिए चाहिए होते हैं फॉर इट्स गुड ग्रोथ। सो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन और
इसके जो नोड्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन नहीं कर सकते। सो राइजोबियम जो है ये लेग्यूम्स के लिए नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर लेता है और रिटर्न में उससे शेल्टर जो है वो लेता है। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म या दोनों इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो है ये नाइट्रिफिकेशन करता है। और नाइट्रिफिकेशन हम कैसे कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन जो है जब अमोनियम आयन NH4 जो है इसकी कन्वर्जन हो NO2 आयन में, नाइट्रेट आयन में इसकी कन्वर्जन हो। और ये कौन सा बैक्टीरिया के रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अमोनियम आयन को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्राइट। सो ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है नाइट्रोबैक्टर। फिर नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? ये भी नाइट्रिफिकेशन का एक बैक्टीरिया है। नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में दो बैक्टीरिया जो हैं वो यूज्ड होता है। एक क्या करता है? नाइट्रोसोमोनास अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर लेता है और फिर नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है NO2 को इनटू NO3। सो ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है सोडोमोनास। सोडोमोनास जो है ये डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है और ये डी नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में ये रोल प्ले करता है। डीनाइट्रिफिकेशन में ये क्या करता है? डीनाइट्रिफिकेशन में जो NO3 की फॉर्मेशन हुई थी बाय द नाइट्रोबैक्टर इन नाइट्रिफिकेशन, इनको दोबारा कन्वर्ट करता है इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड रिमूविंग फिक्स नाइट्रोजन। इन ये फिक्स नाइट्रोजन जो है ये दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो दिस इज होल नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बाय द बैक्टीरिया राइजोबियम। राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड कन्वर्ट देम इनटू अमोनिया। फिर अमोनियम से फिर नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में अमोनियम आयन से NO2 बन जाता है। NO2 से फिर NO3 बनता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में सोडोमोनास जो है NO3 को कन्वर्ट कर लेता है इनटू अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो ऑप्शन डी जो है ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स इन अ फूड चेन आर टिपिकली ऑप्शन ए हर्बीवोर्स, ऑप्शन बी कार्निवोर्स, ऑप्शन सी डिकम्पोजर्स, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है हमारे पास एक फूड चेन होता है, उसमें से प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। स्टेप बाय स्टेप हर एक फूड चेन होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और ऐसे एक फूड चेन जो है वो प्रोसीड होता है। सो अब प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं फूड चेन में? ऑप्शन ए है हर्बीवोर्स। सो हर्बीवोर्स जो हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं एंड हर्बीवोर्स को हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, बिकॉज दे कैन ईट प्रोड्यूसर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स में कौन होंगे? हर्बीवोर्स में जो हैं वो हर्बीवोर्स जो है उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं प्रोड्यूसर्स को। और प्रोड्यूसर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स या एल्गी। वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन हर्बीवोर्स, वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि हम भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फॉर आवर फूड। फूड के लिए हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, या वो सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पर या एल्गी पर डिपेंडेंट हो उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स। ऑप्शन भी है कार्निवोर्स। कार्निवोर जो है वो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर्स जो कि डिपेंड करते हैं जो कि फूड के लिए मीट पर डिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन सी है डिकम्पोजर्स। सो डिकम्पोजर जो है वो डिकम्पोजिशन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं एंड नॉट एट अ फिक्स ट्रॉपिक लेवल। ऑप्शन डी जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं ये ऑटोट्रॉपिक हैं, जो कि खुद फूड की प्रोडक्शन करते हैं एंड इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल नंबर 1। यानी जो फूड चेन है, ये जो
फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है वो प्रोड्यूसर्स को होता है, यानी इसका फूड चेन का जो फ्लो चार्ट होगा वो ऐसे आएगा: प्रोड्यूसर्स, देन प्रोड्यूसर्स जो है उसके बाद होते हैं हर्बिवोरस, या जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद होते हैं कार्निवोरस, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर्स, और उसके बाद होते हैं डिकम्पोजर्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि डिपेंड करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। सो ये एक स्टेप ट्रॉपिक लेवल है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर जो है ये इनिशियल लेवल है फूड चेन का, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड होते जाते हैं। सो यहाँ पर जो है प्राइमरी कंज्यूमर फूड चेन में कौन से हैं, वो है हर्बिवोर्स। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि the increase of DDT concentration along higher tropic level is called option A biodegradation, option B eutrophication, option C biomagnification, option D biological control. जब DDT का concentration ज़्यादा हो जाए along the higher tropic level तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बायोडिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन हम कहते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। डिग्रेड होना इसको हम कहते हैं, यानी डिग्रेड मींस ब्रेक डाउन ऑफ एनी लिविंग सब्सटेंसेस। ये लिविंग सब्सटेंसेस की अगर अगर ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाए तो हम कहते हैं दिस इज बायोडिग्रेडेशन। ऑप्शन बी है यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन हम कहते हैं जब वाटर में न्यूट्रेंट लेवल जो है वो ज़्यादा हो। इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन, जैसे कि अल्गल ब्लूम्स हैं, सो ये यूट्रिफिकेशन में इंक्लूडेड है। ऑप्शन सी है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन हम कहते हैं इंक्रीज इन द पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन। पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन में जब इंक्रीज आ जाए सो उसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ऑप्शन डी है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल इसे कहते हैं अगर हमारे पास किसी कंट्री में पेस्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए सो हम उसके लिए डिफरेंट कंट्रोलिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें से एक मेथड है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है या तो हम डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, नेचुरल एनिमीज़ यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट पेस्ट, यानी डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं, जैसे कि प्रीडेटर को हम यूज़ कर देते हैं उस पेस्ट के अगेंस्ट जिसका प्रे जो है वो पेस्ट हो, तो हम वो प्रीडेटर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और बायोलॉजिकली हम उस पेस्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में है कि इंक्रीज ऑफ डीडीटी कंसंट्रेशन। डीडीटी कंसंट्रेशन की इंक्रीज, डीडीटी एक पोल्यूटेंट है और ये एक पोल्यूटेंट है, और अगर इस पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए हाई ट्रॉपिक लेवल में सो उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि बायोडिग्रेडेशन लिविंग सब्सटेंस की डिग्रेडेशन को कहते हैं। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि यूट्रिफिकेशन न्यूट्रेंट लेवल इन द वाटर जब इंक्रीज हो जाए। इनरिचमेंट ऑफ वाटर, इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रेंट, इनरिचमेंट ऑफ वाटर को हम न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। बायोमैग्निफिकेशन में उसे कहते हैं जिसमें पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है ये भी इनकरेक्ट है। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है हम किसी पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज़ करें, उसके प्रीडेटर को हम यूज़ करें सो उसके इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिकल सेल एनीमिया इज इनहेरिटेड एज ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन बी है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑप्शन सी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। क्योंकि इसके जो जीन्स हैं वो है होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सो इसी वजह से ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है क्योंकि इसके जीन्स जो है वो रिसेसिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डोमिनेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ऑप्शन सी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है क्योंकि इसका जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर एग्जिस्ट करता है। एंड
ये एक्स लिंक्ड, दे आर नॉट एक्स लिंक्ड। इसका जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ये माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेट्स जो हैं वो मैटरनल होते हैं, एंड दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग लेंस शेप इज। ऑप्शन ए है मायोपिया, ऑप्शन बी है हाइपरोपिया, ऑप्शन सी है एकोमोडेशन, ऑप्शन डी है एस्टिग्मेटिज्म। अब आई की कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो फोकस करती हैं ये नियर या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को बाय चेंजिंग द लेंस शेप, यानी लेंस की शेप को चेंज करती रहती हैं नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। तो वो कौन सी एबिलिटी ऑफ आई है? ऑप्शन ए है मायोपिया। मायोपिया हम कैसे कहते हैं? मायोपिया जो है ये नियर साइटेडनेस के लिए है। दिस इज़ यूज फॉर नियर साइटेडनेस, यानी अगर किसी को किसी का इमेज जो है वो फोकस हो रहा होता है इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, उसको हम कहते हैं मायोपिया। ऑप्शन बी है हाइपरोपिया, दिस इज फॉर द फार साइटेडनेस। और इमेज का जो फोकस है वो बिहाइंड द रेटिना उसकी फोकसेस होती हैं। ऑप्शन सी है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स दैट एकोमोडेशन मीन्स के लेंस की कर्वेचर को एकोमोडेट करता है अकॉर्डिंग टू द इमेज, यानी इमेज के अकॉर्डिंगली अगर वो नियर इमेज हो या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो उसकी इमेज को फोकस करता है, और फोकसिंग के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग लेंस की शेप को अकोमोडेट करता है, अल्टर करता है, उसके कर्वेचर को अल्टर करता है थ्रू सेलियरी मसल्स। सो उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। सो अकोमोडेशन इज द अकोमोडेशन थ्रू सेलियरी मसल्स। मसल्स के थ्रू ये लेंस के कर्वेचर को चेंज करता है, लेंस के कर्वेचर को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो इमेजेस हैं, जो नियर इमेजेस हैं या जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका इमेज जो है उनकी फोकस जो है वो लेंस की शेप के अकॉर्डिंग अकोमोडेट हो रही होती हैं, यानी लेंस का शेप जो है वो चेंज कर रहे होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग इमेजेस की फोकस जो है वो चेंज हो रही होती हैं। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो है ये इरेगुलर लेंस कर्वेचर, यानी लेंस या कॉर्निया की कर्वेचर जो है ये इरेगुलर अगर हो जाए, कॉर्निया या लेंस की कर्वेचर अगर इरेगुलर हो और विजन जो है वो डिस्टॉर्टेड विजन, यानी डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड विजन की प्रोडक्शन हो, सो और प्रॉपर फोकस ना हो इमेज का, सो उसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। सो ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में है कि द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग लेंस शेप इज। ऑप्शन सी इज करेक्ट एकोमोडेशन, क्योंकि एकोमोडेशन वो एबिलिटी है आई की जो कि फोकस करता है नियर या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को बाय चेंजिंग द लेंस शेप। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा हार्मोन प्राइमरीली इंक्रीज करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है कोर्टिसोल। वन बाय वन हार्मोन को स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन को रीड करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बेसल मेटाबॉलिक रेट को यानी बीएमआर को कंट्रोल करने के लिए। सो ऑप्शन ए है इंसुलिन। इंसुलिन जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड की ग्लूकोज लेवल को, ये मेंटेन करता है। ऑप्शन बी है थायरोक्सिन T3 and T4। सो thyroxine is secreted by thyroid. This is a thyroid hormone and this can elevate BMR, basal metabolic rate, ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड हीट प्रोडक्शन। ऑक्सीजन की कंजम्पशन करता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म करता है, और हीट की प्रोडक्शन करता है एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन। ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, दिस इज अ रिप्रोडक्टिव हार्मोन
and this is not, their function is not in the basal metabolic rate. ये एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये रोल प्ले करता है. दिस इज अ रिप्रोडक्टिव हार्मोन. ऑप्शन सी है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल जो है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है. अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, सो कॉर्टिसोल हार्मोन की सिक्रीशन जो है ये स्टार्ट हो जाती है, एंड दिस कैन अफेक्ट मेटाबॉलिज्म एंड आल्सो कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो हर टाइम, तो स्ट्रेस जो है ये कॉर्टिसोल की सिक्रीशन करता है, और कॉर्टिसोल जो है ये मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है, आपकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है. सो दैट्स वाई कॉर्टिसोल सिक्रीशन जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है. ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है क्योंकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है. ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि थायरोक्सिन जो है ये बीएमआर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है क्योंकि सी जो है ये एस्ट्रोजन है, ये एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है. कॉर्टिसोल भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, अफेक्ट करता है. दिस इज अ स्ट्रेस हार्मोन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्फेरिकल बैक्टीरिया जो है आर कॉल्ड. ऑप्शन ए बैसिलस, ऑप्शन बी कोकाई, ऑप्शन सी स्पाइरेला, ऑप्शन डी विब्रियोस. स्फेरिकल बैक्टीरिया मींस जो कि स्फेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों, वो बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं. ऑप्शन ए है बैसिला. बैसिला जो है ये रॉड शेप्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसका जो शेप होता है वो रॉड शेप्ड होता है, जस्ट लाइक दिस, रॉड के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है. ऑप्शन बी है कोकाई. सो कोकाई जो है ये एक स्फेरिकल बैक्टीरिया है जो कि स्फेरिकल यानी सर्कल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि जस्ट लाइक दिस. बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो तो फिर ऐसे ऐसे. स्पाइरेला. स्पाइरेला कैसे, ये हेलिकल बैक्टीरिया है, यानी हेलिकल इसका शेप होता है, हेलिक्स के फॉर्म में होता है. ऑप्शन डी है विब्रियोज. विब्रियोज जो है ये कोमा शेप्ड होता है. कोमा, कोमा जैसे कोमा के शेप होता है, बिल्कुल उसी तरह विब्रियो कोमा जो है वो बैक्टीरिया होते हैं. सो डिफरेंट शेप्स की वजह से इनको डिफरेंट नाम जो है गिवन है. बेसिलस जो है ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, कोकाई स्फेरिकल है, स्पाइरेला हेलिकल है, और विब्रियो जो है वो कोमा शेप्ड है. ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि स्फेरिकल बैक्टीरिया जो है वो कोकाई बैक्टीरिया है, उन्हें हम कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14 है कि इम्यूनिटी रिड्यूस्ड आफ्टर वैक्सीनेशन इज. ऑप्शन ए पैसिव नेचुरल, ऑप्शन बी पैसिव आर्टिफिशियल, ऑप्शन सी एक्टिव नेचुरल, ऑप्शन डी एक्टिव आर्टिफिशियल. क्वेश्चन नंबर 14 में है कि कौन सी इम्यूनिटी जो है वो वैक्सीनेशन के रिजल्ट में उसकी प्रोडक्शन होती है, और उस इम्यूनिटी को हम कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं. 4 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं. मेन जो है वो 2 है, पैसिव एक्टिव, और पैसिव एक्टिव में फर्दर फिर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. पैसिव नेचुरल, पैसिव आर्टिफिशियल, एक्टिव नेचुरल एंड एक्टिव आर्टिफिशियल. यानी जो नेचुरली मिल रही होती है जो इम्यूनिटी, उसमें एक पैसिव होती हैं और एक एक्टिव होती हैं, और जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मिल रही होती हैं उसमें भी एक पैसिव और एक एक्टिव होती हैं. सो पैसिव नेचुरल किसे कहते हैं. पैसिव नेचुरल वो इम्यूनिटी है, वो एंटीबॉडीज़ है जो कि मदर से ट्रांसफ़र होते हैं इनटू द फीटस, जो कि नेचुरली मदर से ट्रांसफ़र होते हैं इनटू द फीटस. इस वजह से हम इसको नेचुरल कहते हैं. एंड दिस इज़ प्रेजेंट इन द इन्फेंट. और किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, या तो प्लेसेंटा, या बिफोर बर्थ थ्रू प्लेसेंटा की थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, एंड आफ्टर बर्थ मिल्क के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं. सो वो एंटीबॉडीज़ जो कि मदर से फीटस को ट्रांसफ़र होते हैं, बिफोर बर्थ प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, एंड आफ्टर बर्थ मिल्क के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैसिव नेचुरल. अब इनको हम पैसिव क्यों कहते हैं. पैसिव उस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को हम कहते हैं कि अगर जो इम्यूनिटी, ये जब न्यू बॉर्न बेबी की बर्थ हो जाती है तो उसमें अपने एंटीबॉडीज़ नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं हुई होती. सो बेबी, मदर का जो मिल्क होता है जिसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं. एंटीबॉडीज़ वो उस क्लोस्ट्रम में जो फर्स्ट जब बेबी की फ़र्स्ट टाइम फीडिंग होती है, तो फर्स्ट टाइम फीडिंग के टाइम वो क्लोस्ट्रम जो है ट्रांसफ़र हो जाता है इन द मिल्क फ्रॉम मदर टू फीटस. उस क्लोस्ट्रम में एंटीबॉडीज़ होते हैं, और उस एंटीबॉडीज़ में एक
एबिलिटी ये होती है कि वो बहुत जल्द, बहुत क्विक रिस्पॉन्स देते हैं अगेंस्ट द डिज़ीज़, यानी वो डिज़ीज़ से बहुत क्विकली एक फीटस को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उसमें से एक डिसएडवांटेज ये है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी नंबर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। यानी जैसे ही बेबी की बर्थ हो जाती है और वो उसके एज में इंक्रीज़ आ रहा होता है, वो ऐसे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का ऐसे उसकी एज में इंक्रीज़ आ रहा होता है, तो इसी तरह वो उस एंटीबॉडीज़ के नंबर में, उसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ आ रहा होता है। सो एक स्पेसिफिक टाइम यानी ज़्यादातर लोग कहते हैं कि 20 साल तक वो एंटीबॉडीज़ जो मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हुए होते हैं इन द मिल्क, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अप टू 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स के बाद आपके अपने एंटीबॉडीज़ जो हैं वो काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो अप टू 20 ईयर्स वही एंटीबॉडीज़, उस एंटीबॉडीज़ के नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सो इसी वजह से हम इसको कहते हैं पैसिव, यानी वो एट सर्टेन एज ऑफ द इंडिविजुअल उसके नंबर जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा ऑप्शन बी है पैसिव आर्टिफिशियल। सो आर्टिफिशियल के बेस पर इट मींस दैट रेडीमेड एंटीबॉडीज़, यानी जो एंटीबॉडीज़ आपको बाहर से मिले, जो नेचुरली ना मिले, रेडीमेड एंटीबॉडीज़, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं पैसिव आर्टिफिशियल। और ये कौन से एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि इंजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आपको वो एंटीबॉडीज़ आपको आपकी बॉडी को मिले। और एंटीवेनम, एंटीवेनम जो है यानी वो इंजेक्शंस जो हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में आपको किसी भी डिजीज़ से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे और आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करें। सो वो पैसिव आर्टिफिशियल है जो कि आपको रिलीफ देगा डिजीज़ से, एंड इसी वजह से हम इसे कहते हैं पैसिव आर्टिफिशियल। ऑप्शन सी है एक्टिव नेचुरल। एक्टिव नेचुरल कौन सी इम्यूनिटी है? इम्यूनिटी आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन, यानी आपकी बॉडी को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए और उसके रिजल्ट में आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करे, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ आफ्टर इन्फेक्शन, जो कि जैसे कि नॉर्मल रूटीन में होता है, कोई एंटीजन इंटर हो जाता है हमारे बॉडी में और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कर लेते हैं। सो वो प्रोसेस जो है उसे हम कहते हैं एक्टिव नेचुरल, क्योंकि नेचुरली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो गई। और ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये आपको स्लो रिस्पॉन्स होगा, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होगा, बट ये हमारी बॉडी में फुल टाइम प्रेजेंट होंगे। यानी एक दफ़ा एंटीबॉडीज़ किसी जर्म्स के अगेंस्ट बन जाए, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट बन जाए, तो वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में कंप्लीट लाइफ में हमारी बॉडीज़ में प्रेजेंट हुए होते हैं। लेकिन ये इसका जो एक्शन है, इसका जो रिस्पॉन्स है, वो थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू पैसिव नेचुरल। ऑप्शन डी है एक्टिव आर्टिफिशियल। एक्टिव आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मीन्स वैक्सीनेशन, यानी आर्टिफिशियली आपको आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन हो और वैक्सीनेशन जो है वो स्टिमुलेट करे, यानी वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन तो आपकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ की इंसर्शन नहीं होती, बट वैक्सीनेशन में जस्ट आपकी अपनी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए वैक्सीनेशन होती है, स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। सो इसी वजह से हम इसे कहते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स बाहर की तरफ से आपको कोई चीज़ मिल रही है, लेकिन वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज़ नहीं मिलती, बल्कि आपकी बॉडीज़ खुद इम्यून सिस्टम जो है उसकी फॉर्म, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इवोक करता है, ताकि वो खुद एंटीबॉडीज़ जो है उसकी प्रोडक्शन कर ले और मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन कर ले। सो इम्यूनिटी प्रोड्यूस आफ्टर वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। वैक्सीनेशन जो है ये है एक्टिव आर्टिफिशियल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोस्ट वर्टिब्रेट इज। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोसाइनिन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है बहुत ज़्यादा सारे मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स में, तो वो क्या है? वर्टिब्रेट्स मीन्स ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? जैसे कि प्लांट्स में होते हैं पिगमेंट्स, जैसे कि क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में एग्जिस्ट करता है, इसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी पिगमेंट्स होते हैं। सो रिस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बींग्स में क्या है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसीज में होता है। ये चारों के चारों पिगमेंट्स हैं और हीमोग्लोबिन आरबीसीज में होता है, जो कि बाइंड करता है
ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है हीम आयरन के थ्रू। ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग करता है, बाइंड O2 एंड दिस कैन एग्जिस्ट इन द आरबीसीज। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट। एंड ऑप्शन बी है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो है ये कॉपर बेस्ड पिगमेंट है, ये ऑक्सीजन बेस्ड पिगमेंट है, ये कॉपर बेस्ड पिगमेंट है जो कि एग्जिस्ट करता है इन द आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स में या मोलस्क में, और ये वर्टिब्रेट्स में होते हैं। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो है ये प्लांट पिगमेंट है एंड दिस इज़ मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम होता है और ये जो है प्लांट में एग्जिस्ट करता है, ये प्लांट पिगमेंट है। मायोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है जो कि एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट होता है मसल्स में एंड दे आर नॉट प्राइमरी ब्लड पिगमेंट। सो क्वेश्चन में है कि प्रिंसिपल रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है वर्टिब्रेट्स में। ऑप्शन ए जो है ये ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है। सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन में कॉपर होता है और ये आर्थ्रोपोड और मोलस्क यानी इनवर्टिब्रेट में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और ये प्लांट पिगमेंट है, इसी वजह से ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो है ये एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है जो कि मसल्स में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 50। आज की इस लाइव सेशन में हमने 15 एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस किए हैं करेक्ट ऑप्शन इन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बताते जाएं, साथ साथ में इसके अलावा करेक्ट ऑप्शन भी बताते जाएं, ये भी बताते जाएं कि आपने आज के इस लाइव सेशन में कितने ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट किए हैं, कितने एमसीक्यूज करेक्ट किए हैं, क्या ये एमसीक्यूज जो हैं वो डिफ़िकल्ट है या ईजी वन है, हमें नेक्स्ट जो है क्या करना चाहिए, कितने मतलब कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज करने चाहिए या ईजी करने चाहिए। सो नेक्स्ट लाइव सेशन जो है उसमें भी हम नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।